हेलो बच्चों लोग, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण चैप्टर का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जब देश के अंदर नई आर्थिक नीति को अपनाया गया तो उसकी विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले एक चीज दोबारा से रिकॉल करा दूं, मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुका हूं कि आर्थिक नीति, आर्थिक सुधार क्या थे। आज सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि आर्थिक सुधारों के अंदर किन 3 सुधारों को मेन करा गया था और उनके एक एक अंदर उदारीकरण था, वैश्वीकरण था, निजीकरण था और एक एक के अंदर क्या विशेषताएं थी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रविकेश श्रॉफ और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो बच्चा लोग चले आज का टॉपिक चालू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया जैसे कि आर्थिक सुधार यहाँ लिखा हुआ है, हमें आर्थिक सुधार के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ऑलरेडी लास्ट पार्ट में मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था बेटा कि यहां पर इनको सबको पहले मिटा के ओनली आज सही वाली चीज डिस्कस करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था यहां पर कि 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे बेटा, उनको यहां पर एलपीजी बोला जाता था। एलपीजी में मतलब ध्यान रखना, एल का मतलब क्या है यहां पर, एल का मतलब जब यहां बात करते हैं तो है उदारीकरण। उदारीकरण है बेटा इसका मतलब। जब हम पी की बात करते हैं तो यहां पर इसका मतलब है निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है वो चीजें जो सरकार के पास है और नहीं चल पा रही है वो किसको दे दो, सरकारी प्राइवेट सेक्टर को दे दो। और जी का मतलब होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि सारे देशों के साथ मिलकर कार्य करना। तो 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे उनको ये बोला जाता है। अब जब इन 3 सुधार हुए थे तो मोटा मोटा इन तीनों का मतलब ही समझो, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उदारीकरण की। उदारीकरण का मतलब क्या होता है? उदारीकरण का मतलब होता है नरम पड़ना, उदार होना थोड़ा सा, ठीक है। उदार होने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पेरेंट्स या आपके पापा बहुत कड़क है, आप उनसे बात ही नहीं कर पाते, है ना। तो अगर वो किसी दिन आके बड़े प्यार से आपसे पूछते बेटा क्या दिक्कत है, आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, कुछ जरूरत है आपको, तो जनरली ऐसा नहीं होता, लेकिन वो आज बड़े नरमी से बात कर रहे हैं। मम्मी से कोई, मम्मी क्या दिक्कत हो गई, पापा को क्या हो गया, आज बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, तो वो क्या हुए, वो हुए उदार हुए हैं। ऐसे ही 1950 से लेके भारत कब तक, 1990 तक इतना कड़क था विदेशी कंपनियों को लेके, निजी क्षेत्र को लेके, कि वही सख्त पापा वाली हालत हो रखी थी। लेकिन मजबूरी में आगे कुछ भी करना हो, इसके ठीक नेक्स्ट ईयर जाके हमारे को 1991 में क्या करना पड़ा, अपने स्वभाव को बदलना पड़ा। तो उदारीकरण का मतलब है जो सरकार ने सख्ती कर रखी थी, टैक्स लगा के, कोटा लगा के विदेशी कंपनियों को नहीं आने देते, उनको क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया, ऐसा बोलते हैं उदारीकरण। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो रुकावटें थे उनको कम किया। दूसरी चीज यहां पे आ रही है निजीकरण। निजीकरण का मतलब क्या होता है? निजीकरण का मतलब होता है ऐसी क्षेत्र जिसमें सारी कंपनियां क्या कर रही हो, सरकारी काम कर रही हो, ऐसी स्थिति। नॉर्मली बता दूं 1990 से पूर्व क्या होता था, भारत में जो निजी क्षेत्र था, प्राइवेट सेक्टर, वो नाम मात्र का था। हमने पढ़ा था टिस्को कंपनी बनी थी 1905 में। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए 1991 से पहले क्या कोई प्राइवेट कंपनी बहुत बड़ी आपको दिख रही है, तो इक्का दुक्का कंपनी मिलेंगी, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी को ज्यादा मौका ही नहीं मिलता था। सारा काम कौन करेगा, सरकार। बिजली कौन बनाएगी, सरकार। बाटी कौन, सरकार। ये काम कौन करेगा, सरकार करेगी। रेलवे कौन करेगा, सरकार करेगी। मतलब ए टू जेड। एक समय ऐसा आ गया कि सरकारी कंपनी इतनी खुल गई, इतनी खुल गई कि ये ब्रांड बनाने लगे, ये जूते बनाने लग गए। तो इतना आतो जाना, और सरकारी चलो ठीक है खोल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन कंपनियों को लाभ देखा जाए तो लाभ में थे नहीं, ये लॉस में चल रहे थे। तो फाइनली 1991 में ये डिसाइड हुआ कि ऐसी कंपनियां जो सरकार से नहीं संभल रही हैं, लॉस में चल रही हैं, उन्हें किसको देते हैं, प्राइवेट सेक्टर को देते हैं। इसे बोला गया निजीकरण। तीसरी चीज आई वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जब आप अकेले ना काम करके सारे देशों के साथ मिलकर काम करें। सारे देश की अर्थव्यवस्था एक साथ एक मंच पर आके कार्य करने लग जाती है। अब एक मंच पे आके कार्य करने लग जाती है का मतलब डांस नहीं कर रही है, मतलब जैसे आपने सुना होगा G20 समिट हुई थी, है ना। तो इसमें क्या होता है, सब देश जो वर्ल्ड है वो आपस में मिलकर एक दूसरे की ग्रोथ के लिए काम करता है। वो आपके देश में बिजनेस करते हैं, आप उनके देश में बिजनेस करते हैं, इस तरह से काम चलता है। तो ये हुआ था किसके अंदर, वैश्वीकरण में, तीनों चीजें। तो जब आर्थिक सुधार हुए, तीनों सुधार हुए, तो भारत में क्या प्रभाव देखने को मिले वो हम देख लेते हैं एक बार। तो जरा देखिए क्या बोल बता रहा है यहाँ पर विशेषताओं में। देखो सबसे पहले सुधार की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर
उदारीकरण में हमने क्या करा, फर्स्ट सरकार की औद्योगिक नीति का उदारीकरण हुआ। सरकार ने उद्योगों में पहले क्या कर रखा था, केवल सरकारी सरकारी कर रखी थी। उस औद्योगिक नीति का क्या हुआ, वहां पर नीति का उदारीकरण करा सरकार ने। उसके बाद उद्योगों के निजीकरण द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहन करा। उद्योगों का जब निजीकरण हुआ, अच्छा मैं स्पेलिंग गलत दिख रहा था, निजी की ध्यान रखना, निजी की स्पेलिंग के लिए याद पीछे से जाएगा, ठीक है, लाइन मैंने छोटी की मात्रा लगा दी, ठीक है कोई बात नहीं। सो निजीकरण किया जिससे विदेशी कंपनियां क्या हो सके, आ सके, ठीक। अरे यार एक ही बढ़ गया। तो ये लाइन विदेशी निवेश को प्रोत्साहन के लिए हमने क्या करा था, निजीकरण करा था। अब क्या हो सकती है, विदेशी कंपनियां इंडिया में आई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैसे आगे का टॉपिक है, 1991 से पहले इंडिया के अंदर जो थम्स अप है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था, इंडियन ब्रांड, ठीक है। लेकिन औद्योगिक नीति आई, कोकोला और पेप्सी आए इंडिया में, उन्होंने उसको खरीद लिया और उनका काम ही नहीं चलने दिया। तो जहां नई आर्थिक नीति के कुछ अच्छे प्रभाव थे, वहीं कुछ बेकार प्रभाव भी देखने को मिले थे, अभी डिस्कस करेंगे आगे, तो बता रहा हूं। लेकिन इससे ये हुआ, विदेशी कंपनियां इंडिया में आ गई, ठीक है। उसके बाद उदारीकरण के अंग के रूप में लाइसेंस को खत्म करना। हमने लाइसेंस क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जो पहले उद्योग करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, अब जरूरत नहीं थी, ठीक है। उसी के बाद यहां पर दिया, आयात और निर्यात को उदार बनाते हुए, देखो क्या बोल रहा है, वर्ड क्या बोल रहा है, उदार। उदार मैंने बताया नरम बनाते हुए आयात और निर्यात वस्तुओं पर आयात शुल्क में कमी की। पता आपको 1991 से पहले अगर आपको कोई बाइक साइकिल चाहिए, बाईसाइकिल चाहिए, कोई गैजेट चाहिए बाहर से, तो अलाउ नहीं था। मशीनें कोई खरीदना चाहते हो बाहर से, अलाउ नहीं था। ये 1991 के बाद खत्म हुआ है कि हाँ, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए कोई चीज चाहिए तो आप बाहर से आयात कर सकते हो। अदरवाइज बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगते थे उस टाइम पे, जिसे हम आयात शुल्क बोलते थे तब। अब ठीक है। और इससे अब क्या हुआ, आय शुल्कों में कमी होने से औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चे माल तथा निर्यात जन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए कच्चे माल का आयात तुलनात्मक पहले से क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक। उसके बाद डॉलर के मूल्य के रूप में घरेलू मुद्रा का मूल्य, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमने जानबूझ के अपनी करेंसी का अवमूल्यन किया था। ये क्या होता है, ये समझो। एग्जांपल के लिए, $1 उस टाइम मान लेते हैं 1991 से पहले चल रहा था कितने का, 50 रुपए का। एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं कितने का चल रहा था, बट समझा सकता हूं मैं। लेकिन अवमूल्यन करने से क्या हुआ, $1 इज इक्वल टू हो गया 55 रुपीज का। अब क्या हुआ, आप नोटिस करिए, सरकार ने जब जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू गिरा दी, तो विदेशियों को इंडिया से सामान खरीदना क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि अब वो $1 में ज्यादा रुपए का सामान ले सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने इंडिया से सामान खरीदना क्या कर दिया, ज्यादा चालू कर दिया। इससे इंडिया के निर्यात बढ़ गए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, देश के आर्थिक स्थिति में सुधार और संरचनात्मक समायोजन के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक से बहुत अधिक ऋण प्राप्त किया गया। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोलो, एक तो मुद्रा कोष और एक विश्व बैंक से विदेशी ऋण प्राप्त किया गया। हमने लगभग, मेरे को डाटा मैंने पढ़ा था, $7 बिलियन का हमने लोन लिया था और 47 टन का सोना गिरवी रखा था बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास, ठीक है। राष्ट्र के बैंकिंग प्रणाली और कर संरचना में सुधार कब करा, 1991 में करा। सरकार द्वारा निवेश में कमी करते हुए बाजार दक्षता को स्थापित करना। सरकार अब ज्यादा काम नहीं करेगी, ज्यादा नहीं कूदेगी उद्योग क्षेत्र में, वो निजी करने देगी। ये कुछ मोटे मोटे सुधार किए गए थे नई आर्थिक नीति के अंदर। अब एक चीज समझो, यहाँ पर आर्थिक सुधार बहुत सारे हुए। यहाँ पर हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने सुधार कर दिए, क्या तभी हुए थे, नहीं। चैप्टर के स्टार्टिंग में नहीं बोला था कि ये जो सुधार हैं ये आज तक चलते आ रहे हैं, चालू हुए थे 1991 में। तो अगर अभी सरकार ने, बीच में आपको याद दिला दूं अगर आपको नहीं पता है तो, सरकार ने 2017 में क्या लेके आई, जीएसटी लेके आई। तो वो इन्हीं सुधारों का पार्ट माना जाएगा। 1991 से अब तक
सुधार चल रहे हैं। तो जैसे 2017 में आया था, अगर आप कह सकते हो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, विमुद्रीकरण ही बोलते हैं, कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को हुआ था शायद, क्या? विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण। अब ये भी क्या होता है पेपर में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाएगा, ये हुआ था। इसके अलावा ध्यान रखना, बीच बीच में और भी कई सारे सुधार हुए हैं, तो ध्यान रखना, और खासकर करंट गवर्नमेंट ने जो सुधार करे वो तो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसी चीजें ज्यादा जल्दी आ जाती हैं, डाटा जो याद कराना होता है। तो ये भी आर्थिक सुधार का पार्ट माना जाएगा, ये भी विमुद्रीकरण करना भी आर्थिक सुधार का एक पार्ट माना जाएगा। और कोई अगर हाल फिलहाल चेंजेस हुए हो जो आपको लग रहे हो, वो सारे इसमें डाल देना, ठीक है। चलिए वापस पहुंचते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया इनके सुधार की विशेषताएं। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, उदारीकरण और वैश्वीकरण का मैंने मीनिंग तो समझा दिया, लेकिन एक बार डेफिनेशन तब भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उदारीकरण की डेफिनेशन दी हुई है, देखो क्या बोला है। उदारीकरण से तात्पर्य सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक नीतियों में लगाए गए सरकारी नियंत्रण में क्या करनी है बेटा? कमी करनी है। इंपॉर्टेंट लाइन, क्या बोल रहा हूं? सरकारी नियंत्रण में कमी करना, मोटा मोटा क्या कहलाता है हमारा? उदारीकरण कहलाता। भारत में 24 जुलाई 1991 से वित्तीय सुधारों के साथ ही आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। क्या खत्म हो गई? नहीं, आज भी चल रही है। तो आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1991 में, धीरे धीरे हमने कई उद्योगों बाद में खोला जाके, ठीक है। दूसरा, निजीकरण। निजीकरण ऑलरेडी बता दिया, वो उद्योग जो पहले सरकार चला रही है, वो क्षेत्र जो पहले सरकार चला रही है सार्वजनिक, उनको निजी हाथों को सौंप देना। तो निजीकरण से तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, क्या बोल रहा है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, व्यवसाय एवं सेवाओं के स्वामित्व, प्रबंधन, नियंत्रण को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। किसको? निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना क्या कहलाता है जी? निजीकरण कहलाता है। शुद्ध हिंदी डालना थोड़ी सी लिखते हुए। और वैश्वीकरण की बात करें, वैश्वीकरण का अर्थ होता है जब सारे देश मिलकर काम करने, हमने बताया। तो देखो क्या बोल रहा है, वैश्वीकरण का अर्थ सामान्यतः देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या होता है? एकीकरण, एकीकरण का मतलब होता है बेटा यहाँ पर आपस में मिलना। तो G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, शार्क हो गया, ये कई सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स बने हैं, ये एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ही बने हैं, ठीक है। इन तीनों का पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। आपको एक चीज करनी है, क्या करना है? आपको अपनी बुक से एक बार उदारीकरण पढ़ना है और उसके अंदर क्या क्या सुधार हुए थे वो पढ़ने। अगर कुछ नहीं आ रहा तो कमेंट में बता देना। दूसरा, निजीकरण में क्या क्या सुधार हुए थे, वैश्वीकरण के अंदर क्या क्या सुधार हुए थे, वो एक बार रीड आउट कर लेना। अदरवाइज अगर बच जाता है, ठीक है, तो भारत में कुछ मोटे मोटे ये वाले सुधार हैं आपको जो बुक में से पढ़ने हैं। कौन कौन से? पहला, विदेश में तकनीकी सुधार हुए थे, ठीक है। MRTP एक्ट 1961, पहले क्या था? मोनोपोली एक्ट था कि किसी भी कंपनी को इंडिया में काम नहीं करने देंगे, जो इंडिया में बन रही है वो बाहरी कंपनी नहीं बना सकती, ऐसा कुछ। उस एक्ट को खत्म करा गया था, मोनोपोली एक्ट था। मोनोपोली को हिंदी में कहते हैं एकल स्वामित्व वाला, जिसमें हमारे देश का ही स्वामित्व रहेगा। विदेशी निवेश को बढ़ाया गया था, औद्योगिक लाइसेंसिंग का नियमन करा गया था, उल्टा कह लो खत्म ही कर दिया गया था। निजीकरण और विनिवेश को बढ़ाया गया था, समुद्री व्यापार बढ़ाया गया था, मुद्रास्फीति को रोक लगाई गई थी, कर में सुधार किए गए थे, वित्तीय क्षेत्र में सुधार किए गए थे, बैंकिंग सुधार किए गए थे। अगर इसमें से कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि सर इतना डिटेल में नहीं पता है हमारे को, तो आपको मुझे भेजना पड़ेगा। भेजने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना पड़ेगा 1409873611140। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि सर ये टॉपिक और है, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में ऐड ऑन करेंगे। अदरवाइज अगर आप कर लेंगे तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में अपनी कॉपी से पढ़ लीजिएगा, या फिर अपने नोट से, या फिर अपनी किताब से, ठीक है। अदरवाइज नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा नई आर्थिक नीति जब हमने अपनाई तो उससे भारत पर सकारात्मक प्रभाव पड़े या फिर नकारात्मक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।